अभी हमारे बीच दुमका के प्रमंडलीय वन पदाधिकारी श्री सौरभ चंद्र सर यहाँ उपस्थित हैं और वे 2.5 साल से यहाँ पदस्थापित हैं। इसके पूर्व वो 3.5 वर्ष धनबाद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये सर 2012 IFS बैच के पदाधिकारी हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से इस विभाग को संभाला है और आज SKMU विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण के पश्चात हम उनसे एक साक्षात्कार कर रहे हैं और हमारे बीच राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर श्री जतिन कुमार हैं जो राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हैं। आज उनसे पर्यावरण और रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम के संबंध में कुछ विशेष बातचीत करने जा रहे हैं। मैं इसमें आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच दुमका DFO सर, उनके साथ हम लोग आज सवाल जवाब करेंगे। हमारे बीच सर हैं, आज मैं उनको जोहार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, पहला सवाल है, हमारे युवाओं के बीच में एक सवाल रहता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो एक ऑल इंडिया सर्विस के रूप में भारत में है, इसमें मैं 2012 बैच के पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं भारत में एक प्रतिष्ठित संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII से PhD कर रहा था। ये दिल्ली में है और JNU के कैंपस से ही सटा हुआ कैंपस है। इस दौरान वहाँ पर कई गणमान्य लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला था, लोगों से जानने का मौका मिला था। साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी बात वहाँ पर थी कि वहाँ आसपास के क्षेत्र में जो अरावली हिल्स का जो रीज वाला एरिया है, वहाँ के फॉरेस्ट आते थे जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है JNU का, और साथ ही साथ उसके ईस्टर्न साइड में आपका दिल्ली का खुद का नेचुरल जो फॉरेस्ट है वो भी था। इन सब को देखकर काफ़ी एक अच्छी भावना आती थी हम लोग के बीच में, और एक ये कोशिश ज़रूर रहती थी हम लोग को कि इन सब को कैसे बचाया जा सके। जो आज हम लोग देख रहे हैं, क्या आने वाला जो जनरेशन होगा इन सब को देख सकेगा। और इन सब को सोच को लेकर जब हम लोग आपस में PhD स्कॉलर या हमारे सीनियर जो गाइड हैं उनके साथ हम लोग जब बैठ के चर्चा करते थे, तो उसमें एक सजेशन उभरा था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसके मार्फत से हम लोग इस सपने को साकार कर सकते हैं, ताकि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट एज सच को किस तरह से कंजर्व किया जा सके, और जिस तरह से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं आने वाली जनरेशन भी उस तरफ जागरूक रहे और इस चीज़ को आगे ले जा सके। इसके पीछे कोई कारण या विशेष कारण हो जो आपको प्रेरणा मिली जो इस विभाग में आने के लिए? हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण या यूँ कहे सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे बड़े भैया, जो कि वर्तमान में डिप्टी GM हैं नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, डॉक्टर खगेश चंद्र महतो। उन्होंने मुझे प्रेरित किया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ज्वाइन करने के लिए। भैया के बारे में थोड़ी सी एक लाइन में से बताना चाहूँगा कि भैया 1991 में यहाँ एज ए रेंज अफसर रहे हैं और उन्होंने पूरे संताल परगना क्षेत्र में एज ए रेंज अफसर उन्होंने कार्य किया है। तो उन्होंने यहाँ के जंगल, संताल परगना के जंगल को विशेष रूप से देखा और इन जनरल पूरे झारखंड के जंगल को देखा है। तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे बेहद प्रेरित किया कि इसकी सर्विस की ये खूबियाँ हैं, इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और इन सब चैलेंजेस के बीच में किस तरह से हम योगदान दे सकें ताकि समाज में एक अच्छा आयाम स्थापित किया जा सके, समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर हम लोग ले जा सकें। सर, हमारा दूसरा सवाल है कि
देखा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक विशेष दिन ही बन के रह जाता है। तो हम सर इसको किस तरह चैलेंज कर सकें, सिर्फ एक विशेष दिन विशेष रूप ही बन के ना रहे, इसके लिए हम लोग क्या करें? विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, एकमात्र सांकेतिक दिवस के रूप में नहीं है। विशेष रूप से इसमें जो स्टेक होल्डर शामिल हैं, ऑफ कोर्स लोकल पीपुल, जो स्थानीय लोग हैं, उनको शामिल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उससे बड़ा जो एक आज के डेट में हम लोग के पास एक रिसोर्स उपलब्ध है, सोशल मीडिया। इसके माध्यम से भी युवा वर्ग को विशेष रूप से प्रेरित करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को एक दिवसीय कल्पना के रूप में हम लोग ना देखते हैं, बल्कि एक वृहद कार्यक्रम का हिस्सा मानते हुए पूरे वर्ष भर इस चीज़ को हम लोग किस तरह से शामिल कर सके, उसकी तरफ कार्य करने की जरूरत। एक उदाहरण सिर्फ मात्र मैं देना चाहूँगा। हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर पानी के लिए फ्लश का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग की फ्लश की आवश्यकता दिन में 1-2 बार या 3 बार ही होती है। लेकिन एक बार फ्लश करने से कितना पानी का वहाँ नुकसान होता है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको अगर फ्लश को कम इस्तेमाल करें ताकि हम लोग कर सके उसको, एक छोटा सा सोक पिट। दूसरा एक जो उदाहरण दूंगा, प्राय हर किसी के घर में बारिश में आने से पानी बहकर नाले में चला जाता है। क्या हम ये कर सकते हैं कि अपने घर के अंदर ही उस पानी को इकट्ठा करके सोक पिट में जमा करें, ताकि वो हम लोग के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें? सोक पिट बनाना कोई बहुत महंगा चीज़ नहीं है। एक आम जिसके पास भी घर है, निजी घर है या कैंपस है, वहाँ पर इस चीज़ को शामिल किया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाना। फिर जो एक और चीज़ इस्तेमाल में आती है हम लोग को कि बायोडिग्रेडेबल जो सामान है उसका इस्तेमाल किया जाना। इन छोटी छोटी अवधारणाओं को हम लोग अगर शामिल करें अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, तो निसंदेह पर्यावरण के संरक्षण या फिर उसके बेटरमेंट के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा सवाल है हमारा सर, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और फॉरेस्ट के बीच में क्या संबंध है, या किस तरह हम उनको एक साथ दूसरे को जोड़ सकते हैं? देखिए, इकोसिस्टम से जैसा हम लोग को एक भावना आती है, ये एक ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है। तो अगर वैसी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो एक निस्संदेह ये जो चीज़ आती है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, हम लोग खुद जिसमें शामिल हैं, वो अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। उसी तरह से इन्वायरमेंट भी जो है हम लोग के ऊपर कई वजह से डिपेंडेंट है। तो एक तो हो गया इकोसिस्टम। दूसरा, रिस्टोरेशन की बात क्यों आ रही है? रिस्टोरेशन की बात इसलिए आ रही है कि हम लोग का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, कुछ प्राकृतिक रीजन से, और बहुत ज़्यादा हम लोग का जो बायोटिक इन्फ्लुएंस है, मानव जनित जो कारक है, उसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है। दूसरा, जो अभी तक इंटैक्ट है इकोसिस्टम, उसको उसी रूप में बचाए रखने की भी ज़रूरत है। तो 2 एस्पेक्ट है इसमें। एक, जो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं उसको किस तरह से रिस्टोर किया जा सके। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो बचे हुए इंटैक्ट इकोसिस्टम है उसको उसी स्वरूप में किस तरह से संरक्षित रखा जा सके। दूसरा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जहाँ तक बात है, और विशेष रूप से अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये साल डोमिनेटेड ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं। धीरे धीरे हम लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो साल के पेड़ बहुतायत में देखने को मिलते थे, अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। लेकिन साल में ये एक बेहद अच्छी खूबसूरती है कि उसको पेड़ से काट देने के बाद जड़ उसका अभी भी इंटैक्ट रहता है और उसमें कॉपिसिंग की एबिलिटी रहती है। मतलब कि उस जड़ जो इंटैक्ट है उसकी वजह से एक नया पौधा उसमें से जन्मता है। इस कॉपिस को भी अगर हम लोग बचा लें तो भविष्य में मान लिया जाए कि 10 साल में या 15 सालों में वहाँ पर वापस साल का जंगल एक देखने को मिल सकता है। तो हम लोग की कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस साल डोमिनेटेड जो लैंडस्केप है हम लोग का पूरा सुंदर झारखंड का, इस पेड़ को
किस तरह से बचाए ताकि इस साल डोमिनेटेड लैंडस्केप में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। आखिरी सवाल है हमारा सर, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के संबंध में वन विभाग की क्या चुनौतियां हो रही है, और ऐसे चीज बताया जाए सर, 3 चीज, जैसे हमारे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के छात्र, शिक्षकगण और स्टाफ के लिए 1 वर्ष में अगर वृक्षारोपण लगाया जाता है या कार्य किया जाता है तो उसको संरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए क्या चुनौतियां हम लोग को करना पड़ेगा? आपका क्वेश्चन का 2 पहलू है। पहला चीज़ है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में वन विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है, इसके बारे में 2 संक्षिप्त बिंदुओं पे हम बताना चाहेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के एस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए साल के जो हम लोग की साल बेस्ड या साल डोमिनेट लैंडस्केप है, सखुआ के जो जंगल है, और जैसे सखुआ के जंगल कम होते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वन विभागीय तौर पे एक योजना हम लोग तैयार किए हैं, जिसमें साल के जंगल जहाँ पे वो डिग्रेड हो चुके हैं उसको सुरक्षित रखना है, पहले तो ये। दूसरा, जो कट चुके हैं सखुआ के जंगल, उसके जड़ों से जो कॉपिस निकलेगा उसको साइंटिफिक तरीके से सिंगलिंग करके हम लोग एक सुरक्षित आयाम दे सके। साथ ही साथ जैसे जैसे वहाँ पेड़ कम होता है, ये हम लोग महसूस किए हैं और देखते भी हैं कि जैसे जैसे किसी क्षेत्र से पेड़ कम होते हैं वहाँ पर सॉयल एंड वाटर इरोजन की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आती है। तो हमारा साल के जंगल को सुरक्षित करने में 2 महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करते हैं। पहला है कि कॉपिसिंग हो जाए, कॉपिसिंग के बाद सिंगलिंग, माने कॉपिस मतलब सीधे उसमें से ठूट से पेड़ निकलेगा और उसमें से एक बार में कई सारे निकलते हैं, 8 निकलेंगे, 10 निकलेंगे, तो सिंगलिंग करना, उसमें एक को रख देना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ है सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन में हम लोग कंटूर का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद गली का अगर कहीं निर्माण होता है तो गली प्लगिंग करते हैं, और इसी तरह से वाटर इरोजन की वजह से सिल्ट का जो बहाव होता है उसको रोकने के लिए सिल्ट डिटेंशन डैम का भी निर्माण करता है। एक ये योजना होगी। दूसरा, प्राय आप अगर दुमका, विशेष रूप से दुमका के काठीकुंड, गोपीकांदर और मसलिया क्षेत्र में आप भ्रमण किए होंगे तो आप महसूस किए होंगे कि डेंड्रोक्लेमस स्टिक्टस, बांस का नेचुरल फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और बांस का आमतौर पे जो नेचुरल साइकिल है वो 4 वर्ष है। 4 वर्ष के उपरांत वो बांस मरने लगता है। तो बांस का जो झूठ होता है वहाँ पर, बांस का जो कलम होता है, उस पर सफाई करने की ज़रूरत होती है। इस योजना को भी हम लोगों ने टेकअप किया है और वहाँ पे बांस बखार की सफाई की जाती है ताकि बांस का जो वहाँ नेचुरल क्लम्प है वो जीवित रह सके अपने। दूसरा क्वेश्चन का आपका हिस्सा जो है वो है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सजेस्ट की जा सके जो विश्वविद्यालय परिसर के दौर पे इसको अपना करके इन्वायरमेंट इकोलॉजी को रिस्टोर करने के में मदद कर सके। इसमें मैं कई लेयर में इसको देखना चाहूँगा। एक होता है इंडिविजुअल एफर्ट, दूसरा है हम लोग का एक एज ए कम्युनिटी के तौर पे क्या एफर्ट हो सके, तीसरा एस्पेक्ट को अगर मैं कहूँगा कि जागरूकता के तौर पे, तो पहला इंडिविजुअल एफर्ट के तौर पे जो आजकल काफ़ी सामने आ रहा है, लोगों के बीच में प्रसारित किया जा रहा है, से नो टू प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को आप कभी भी इस्तेमाल में ना लाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कभी भी पानी का ज़्यादा उपयोग ना करें। पानी एक बेहद महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। आने वाले समय में पीने वाले पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी किल्लत होने जा रही है, तो पानी का कम से कम हम लोग वेस्टेज करें, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें। तीसरा चीज़ है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग एक और कार्य कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 पेड़ लगाएं, और 2 पेड़ को आप लोग कम से कम उसको 5 साल तक रखें। 5 साल के बाद वो बड़ा होने की ब्राउजिंग हाइट और ग्रेजिंग हाइट से ऊपर जाता है तो वो खुद मजबूत होने लगता है। तो हम लोग की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा पेड़ नहीं लगाएं, जो भी पेड़ लगाए उसको किस तरह से सुरक्षित रख सकें, ये हम लोग कर सकें। दूसरा, यूनिवर्सिटी के तौर पे अगर हम देखें
यूनिवर्सिटी का कैंपस कितना सुंदर कैंपस है हम लोग का, और इसका जो लैंडस्केप है वो भी और बेहतरीन है। इसी नेचुरल लैंडस्केप को हम लोग संरक्षित रहते हुए इसको हरा भरा बनाने की कोशिश करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। एक और चीज़ जो हम चाहेंगे कि वन विभाग के सहयोग और यहाँ के जो टीम है पूरी यूनिवर्सिटी की टीम, तो यहाँ का जो एवी फॉनल डाइवर्सिटी है, पक्षियाँ काफ़ी बहुतायत में है यहाँ उपलब्ध है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। दूसरा, यहाँ पे विभिन्न प्रजाति की तितलियाँ भी उपलब्ध हैं। बरसात में कुछ और तितलियाँ मिलेगी, ठंड के समय किसी और तरह की मिलेगी, और आपको जब गर्मी का सीज़न होगा अलग तरह का होगा। उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर सकें ताकि हम ये बता सकें कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर पाई जाने वाली एंडेमिक स्पीसीज है। ऑल्दो ये दूसरे एनवायरनमेंट में भी मिलेगी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह की भी पक्षियाँ मिलती हैं। जिस तरह से आप अगर कभी ये बंदरजोरी चौक जाने के क्रम में आपने नोटिस किया होगा कि बड़ा सा पोस्टर हम लोगों ने वहाँ रखा है जिसमें विभिन्न पक्षियों को दर्शाया है। वो सभी पक्षियाँ जो हैं हम लोग के अपने कैंपस में वो मिली है। इसी तरह से हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर भी उन पक्षियों को, उन तितलियों को, उन रेप्टिलियन स्पीसीज को डॉक्यूमेंट किया जा सके और लोगों के बारे में, उसके बारे में बताया जा सके। तो हमारे बीच दुमका के डीएफओ सर थे, हम लोग से बातचीत हुई। बातचीत के क्रम में बहुत ही हम लोग को ज्ञान मार्गदर्शन मिला, और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करना चाहता हूं सर, जो आपने बहुमूल्य समय दिया हम लोग के बीच में, और इसी तरह आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू।